Like this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर। इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस। ये कंपाउंड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड न्यूक्लियन नंबर। ये कुछ एक दो टर्म और हम ऐड कर लेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर होगा। मिक्सचर पढ़ेंगे हम, फिर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में डिफरेंस, कंपाउंड हम पहले पढ़ चुके हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और न्यूक्लियन। तो थोड़ा सा मैं आपको चलो बता देता हूं आपकी आसानी के लिए कि कंपाउंड जो हैं वो क्या होते हैं। कंपाउंड जो हैं डिफरेंट एलिमेंट्स, ये याद रखें, एक एलिमेंट के नहीं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जब केमिकली आपस में कंबाइन होते हैं तो जो भी हमारे पास नई सब्सटेंस बनेगी, इसको आप कह लें रिजल्टिंग सब्सटेंस कह लें, न्यू सब्सटेंस कह लें, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, इस नई सब्सटेंस को हम नाम दे देंगे कि ये कंपाउंड है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, केमिकली कंबाइन, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स इसमें होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि Cl2 जो है ये हमारे पास कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट के एटम्स जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। O2 अगर हम लिखेंगे तो ये हमारे पास कंपाउंड नहीं है। H2 लिखेंगे तो ये भी हमारे पास कंपाउंड नहीं है। HCl लिखेंगे तो ये हमारे पास कंपाउंड है। NaCl लिख लेंगे तो ये भी हमारे पास कंपाउंड है। मतलब कंपाउंड वो होगा जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो कंबाइन हो, और कंबाइन हो केमिकली। और याद रखें, अगर वो केमिकली कंबाइन हो रहे हैं तो ये केमिकल चेंज होगी, और केमिकल चेंज में ये होता है कि हमारे पास प्रॉपर्टीज जो होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, जो आपस में मिल रही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएंगी। पहले वाली प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं रहती। एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अगर ये आपस में कंबाइन हो तो इससे हमारे पास बनता है वाटर। अब वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करती है बर्निंग में, लेकिन आप ये देखेंगे जब वो केमिकली कंबाइन हो गई है, अब हमारे पास वाटर बन रहा है, तो अब ये हमारे पास बर्निंग में हेल्प नहीं करता। मतलब ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें मौजूद है, लेकिन इसने अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो लूज कर दी है, खो दी है, सिर्फ इस वजह से कि ये केमिकली कंबाइन हो गए। तो ये कंपाउंड का मैंने जरा आपको रिव्यू दिया है क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं मिक्सचर की तरफ कि मिक्सचर जो है वो क्या होता है। मिक्सचर ये होता है कि इसमें सब्सटेंसेस लेंगे आप, और अगर आपने मेरा पहला या दूसरा लेक्चर सुने हुए हैं स्टार्ट वाले, उसमें ये होता है कि सब्सटेंसेस जो हैं ये दो किस्म की होती हैं, या एलिमेंट या फिर कंपाउंड। तो आपने ऐसा करना है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस लेनी है। डिफरेंट सब्सटेंसेस का मतलब ये हुआ कि आप दो मुख्तलिफ एलिमेंट भी ले सकते हैं, आप कंपाउंड भी मुख्तलिफ किस्म के ले सकते हैं। मैं यहाँ कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 कर रहा हूं, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। आप 3 किस्म के एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, आप 3 किस्म के कंपाउंड भी ले सकते हैं। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड्स ले रहे हैं,
ये भी आपके पास सब्सटेंशियल डिफरेंट सब्सटेंस है, ये भी सब्सटेंस है, ये भी सब्सटेंस है, लेकिन ये डिफरेंट है। इस आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास दो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट हो, एक कंपाउंड हो जाए, एक एलिमेंट हो और दो कंपाउंड हो जाए। ओवरऑल हमारी डिस्कशन जो है वो ये है कि आपके पास जो है मिक्सचर क्या होता है, आप सब्सटेंसेस को मिक्सअप करेंगे, डिफरेंट सब्सटेंस दो किस्म की होती है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो आपने ऐसा करना है कि मुख्तलिफ लेनी है चीजें, चाहे एलिमेंट डिफरेंट ले लें, चाहे कंपाउंड जो है वो डिफरेंट ले लें, चाहे एलिमेंट और कंपाउंड ले लें, दो ले लें, दो से ज्यादा ले लें, 10-12 ले लें, इट्स अप टू। तो आप ये इन चीजों को जो है वो आप इकट्ठा करेंगे, और जब आप इनको इकट्ठा करेंगे, मिक्सअप करेंगे, और जब मिक्सअप करना है, कंबाइन करना है, जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो ये कंबाइन फिजिकली करना है। एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां पे आ गया, कंपाउंड में हमने ये किया था कि केमिकली कंबाइन किए थे, और यहां पे हम कंबाइन कर रहे हैं फिजिकली। एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारे पास है, वो ये कि कंपाउंड में हमने सिर्फ एलिमेंट को यूज करना है, कंपाउंड को यूज नहीं कर सकते। मिक्सचर में हम एलिमेंट को भी यूज कर सकते हैं और हम कंपाउंड को भी यूज कर सकते हैं। जब ये फिजिकली मिक्सअप हो जाएंगे, अब जो रिजल्टिंग मटेरियल आपके पास पड़ेगा उसको हम नाम दे देंगे कि ये मिक्सचर है। और यहाँ पे जो चीजें आपने मिक्सअप करनी है वो किसी फिक्स्ड रेशियो में जरूरी नहीं है, जैसे मर्जी मिक्सअप कर लें। अगर आप दो चीजें मिला रहे हैं, फर्ज करें दो ही कंपाउंड आपके पास हैं, एक कंपाउंड 1 है और एक कंपाउंड जो है वो आपके पास 2 है, आप इन दो कंपाउंड को फिजिकली मिक्सअप कर रहे हैं, तो कोई फिक्स्ड रेशियो आपके पास नहीं है। आप चाहे ये ज्यादा कर लें या चाहे ये ज्यादा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 ग्राम ये ले लें, 10 ग्राम ये ले लें, इक्वल ले लें। जरूरी नहीं है आप 10 ग्राम ये ले लें, आप 20 ग्राम ये ले लें। तो फिक्स्ड रेशियो जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो मिक्सचर में जो भी चीजें आपस में मिल रही हैं, जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो रिटेन रहती हैं, वैसे की वैसी रहती हैं, चेंज नहीं होती। मसलन फर्ज करें आप वाटर ले लें और NaCl ले लें, साल्ट ले लें। वाटर में आप साल्ट डालें, आप थोड़ा साल्ट डालें तो भी ये मिक्सचर बन जाएगा, आप ज्यादा साल्ट डाल दे देंगे तो भी मिक्सचर बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बस आप इतना डालेंगे और मजीद नहीं डाल सकता भी। तो ये मिक्सचर आपके पास बनेगा, और इस मिक्सचर में साल्ट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखता है। तो हमारे पास मिक्सचर जो है उसकी डेफिनेशन ये बनी कि मिक्सचर जो है ये दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस वो आपस में कंबाइन होंगी, और कंबाइन भी किस अंदाज में होंगी, फिजिकली। और जब ये फिजिकली कंबाइन हो रही हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो रिटेन रहेंगी, और ये किसी फिक्स्ड रेशियो में आपस में कंबाइन नहीं होंगे। और जो रिजल्टिंग जो भी आपस चीज बनती है उसका नाम दे देंगे कि ये क्या है, ये मिक्सचर है। अब मिक्सचर की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, और ये दोबारा मैं आपको जरा बता रहा हूँ कि मिक्सचर की हमने डेफिनेशन ये की है कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप की सब्सटेंसेस आपने, सब्सटेंसेस मीन एलिमेंट, या इनको फिजिकली बगैर किसी फिक्स्ड रेशियो के मिक्सअप कर देंगे, ये आपके पास जो है वो मिक्सचर बन जाएगा। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ गई मिक्सचर जो है। अब इसमें अक्सर ऐसे होते हैं मिक्सचर में कि हम ये समझ लेते हैं कि वाटर लाइक कोई सब्सटेंस होगी तो मिक्सचर बनेगा, जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, सैंड ले लेते हैं और सीमेंट ले लेते हैं, जैसे ये जो कंस्ट्रक्शन वाले आदमी काम करते हैं, सैंड और सीमेंट ले लेते हैं, अगर आप इन दोनों को भी मिक्सअप कर देते हैं, जिस मर्जी रेशियो में मिक्सअप कर दें, तो ये भी आपके पास एक मिक्सचर है। अगर आप ऐसा करते हैं कि साल्ट ले लेते हैं, नमक ले लेते हैं, और साल्ट के साथ आप मिक्सअप कर लें पेपर वगैरह, मिर्चें,
और इनको अगर आप मिक्सअप करते हैं और बगैर किसी फिक्स रेशियो के करते हैं तो ये भी आपके पास मिक्सचर ही होगा। सही हो गया। तो ये फार्मूला बाद में मैं आपको बता दूंगा, सैंड का फार्मूला है, ये आपको मैंने टेबल बताया था कि वो याद करना है, फार्मूला भी इसका मैंने आपको बताया था SiO2। और काइंडली ये ना लिखें प्लीज। अब ये हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा ये दो किस्म के हो जाते हैं। मैं यहाँ मिक्सचर बना रहा हूँ, एक मिक्सचर ये है फर्स्ट पर हमारे पास, इसमें हम ले लेते हैं वाटर और वाटर में जो है वो हम डाल देते हैं टेबल साल्ट। एक और हम मिक्सचर लेते हैं, वो फर्स्ट पर वो हमारे पास है वाटर प्लस सैंड। ये दो चीजें हो, ये दोनों ही मिक्सचर है। अब वाटर और साल्ट अगर आप मिक्सअप कर रहे हैं तो इसमें ये होगा, ये आपका मिक्सचर बन गया, ये भी आपके पास मिक्सचर है, वाटर है और उस वाटर में जो है वो आपका सैंड है। अब आप ऐसा करें कि इन मिक्सचर में से सैंपल विथड्रॉ करें। ये सैंपल है, ऊपर से एक सैंपल लें, एक नीचे से ले लें, कहीं दरमियान से ले लें, मुख्तलिफ सैंपल आप मुख्तलिफ जगह से लें और ये देखें, चेक करें क्या ये एक जैसे हैं। और अगर ये मिक्सचर जो है वो एक जैसे हैं, जितना नमकीन ये है उतना ही नमकीन ये है, सैंपल उतना ही नमकीन ये है, तो ऐसे मिक्सचर को हम नाम देते हैं कि ये एक जैसा है। और एक जैसे के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं होमो। होमो के माने होते हैं सेम। और अगर ये एक जैसा है तो हम इसको नाम दे देंगे होमोजेनस मिक्सचर। अब वाटर और सैंड ले लें तो अक्सर ऐसे होता है कि सैंड जो है वो नीचे ज्यादा रह जाती है तो ये वजनी होती है और ऊपर जो है वो कम होती है। अब अगर आप सैंपल विथड्रॉ करते हैं, यहां से सैंपल लेते हैं, यहां से आप सैंपल लेते हैं और यहां से आप सैंपल लेते हैं, तो इसमें रेत शायद ना हो, अगर हो तो बहुत कम होगी, इसमें बहुत ही कम रेत होगी और इसमें सबसे ज्यादा रेत होगी। और ये आपके पास तीन सैंपल जो आपने विथड्रॉ किए हैं 1, 2 एंड 3, ये तीनों सैंपल जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं। इस मतलब ये मिक्सचर जो है ये होमोजेनस नहीं है, तो ऐसे मिक्सचर को हम नाम देते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब हम यूं कह सकते हैं कि कंपोजिशन के लिहाज से, कंपोजिशन तरकीब के तरकीब के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास मिक्सचर जो है वो दो किस्म के हैं। एक वो कि जिसमें हर जगह पे जो है वो कंपोजिशन सेम हो, उसको हम कह देंगे होमोजेनस मिक्सचर है। और एक वो मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन जो है, तरकीब जो है वो एक जैसी नहीं है, तो उसको हम नाम देंगे कि वो हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो ये मिक्सचर और कंपाउंड दोनों का आपको पता चल गया है। अब नेक्स्ट है वो हम इनमें डिफरेंस करेंगे कि डिफरेंसेस क्या है, मिक्सचर में क्या फर्क, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस अब मैं यहां लेने लगा हूं, एक तरफ जो है वो मैं लिख लेता हूं मिक्सचर और एक तरफ जो है वो मैं लिख लेता हूं कंपाउंड। ये गौर से सुनते जाना, ये बहुत डिफरेंसेस हैं, हम चंद एक यहां पे मेंशन करेंगे। पहला पॉइंट, मिक्सचर जो है ये एलिमेंट और कंपाउंड दोनों के मिक्सअप होने से बन सकता है। मसलन अगर आप कंपाउंड की बात करते हैं, आप वाटर और साल्ट अगर आपस में मिलाते हैं तो ये दोनों कंपाउंड हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड आपस में मिक्सअप हुए और ये आपस में मिक्सचर बन गया। इस तरह एलिमेंट्स भी आप जो है वो आपस में मिक्सअप कर सकते हैं, कॉपर और गोल्ड है वगैरह, सिल्वर हो गया, Ag वगैरह हो गया, ये आप मिक्सअप कर सकते हैं। एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। और याद रखें कंपाउंड में सिर्फ एलिमेंट जो है वो कंबाइन होंगे आपस में, पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, तो यहाँ पे जो भी मिक्सअप हो रहा है कंपाउंड और एलिमेंट को कलेक्टिवली जो है वो हम नाम देते हैं सब्सटेंस। यहाँ पे सब्सटेंसेस जो मिक्सअप हो रही है, जो कंबाइन हो रही हैं, वो फिजिकली कंबाइन हो रही हैं, जबकि कंपाउंड में जब ये कंबाइन होती हैं सब्सटेंसेस तो ये केमिकली कंबाइन होती हैं। और ये जितने भी हम अब तक ये चीजें डिफरेंसेस ले रहे हैं, ये इनकी डेफिनेशन से ले रहे हैं। तीसरा पॉइंट,
कि यहाँ पे सब्सटेंसेस क्योंकि फिजिकली मिक्सअप हुए हैं, तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट या यहाँ जो सब्सटेंसेस होती हैं मिक्सचर में, वो अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं उनको लूज नहीं करेंगे, रिटेन करेंगे, प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी रहेंगी। और कंपाउंड में क्योंकि वो केमिकली कंबाइन हुए हैं, केमिकल चेंज होगी, लिहाजा यहाँ पे ऐसे होगा कि जो एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं वो लूज कर देंगे, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की या एलिमेंट्स की वो चेंज हो जाएंगी। और अभी तक हमने ये 3 डिफरेंसेस लिए और ये तीनों के तीनों डिफरेंसेस जो है ये डेफिनेशन से है। 4 डिफरेंसेस देखिए, इधर आपके पास मिक्सचर है और इधर जो है वो आपके पास है कंपाउंड। 4 डिफरेंसेस। मिक्सचर जब आपस में कंबाइन होते हैं, इसमें जो सब्सटेंसेस आपस में मिक्सअप होती हैं वो आपस में फिक्स्ड रेशियो में नहीं होते, और जो कंपाउंड आपके पास होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। फिक्स्ड रेशियो चलो बाय मास ले लेते हैं, और इसको भी आप फिक्स्ड रेशियो बाय मास कह रहे हैं, लेकिन ये फिक्स्ड रेशियो में नहीं होते। और कंपाउंड में जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो बाय मास अटैच होते हैं। 5th डिफरेंसेस। मिक्सचर 2 किस्म के होते हैं, इसकी टाइप्स हैं। एक आपके पास है होमो और एक जो है वो आपके पास है हेटेरो जीनस। कंपाउंड जो है ये भी आपके पास 2 तरह के होते हैं, ये हमने पढ़ा जब कंपाउंड को डिस्कस किया था, आयनिक और कोवेलेंट। सिक्स पॉइंट, मिक्सचर जो होते हैं इनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, जबकि कंपाउंड जो है इनका केमिकल फार्मूला होता है। एग्जाम्पल आप देना चाहें तो आप वाटर की एग्जाम्पल दे सकते हैं, NaCl की एग्जाम्पल दे सकते हैं, सैंड SiO2 जो है उसकी एग्जाम्पल जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 7 पॉइंट। अब ये देखिए, मैं आपको 6 डिफरेंसेस जो है वो बता चुका हूँ और आपके बुक में शायद इतनी है डिफरेंसेस, 6 के करीब हैं डिफरेंसेस, लेकिन हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ज्यादा जो है वो डिफरेंसेस देखेंगे कि और कौन से पॉसिबल है डिफरेंस। ये दोबारा देख लें, ये सब डेफिनेशन सभी चल रही है। मिक्सचर जो है ये पहला मैं आपको बता रहा हूं, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों इसमें मिल सकते हैं, जबकि जो कंपाउंड आपके पास होते हैं उसमें सिर्फ एलिमेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट, मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस आपस में मिक्सअप होते हैं फिजिकली मिक्सअप होते हैं, कंपाउंड में केमिकली मिक्सअप होते हैं। तीसरा पॉइंट, सब्सटेंसेस जो मिलती हैं मिक्सचर में वो अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो रिटेन रखती हैं, जबकि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे याद रखना है, मिक्सचर का लिखते हुए आपने सब्सटेंस का लफ्ज लिखना है कि सब्सटेंसेस जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखती हैं, और कंपाउंड में आपने एलिमेंट लिखना है, सब्सटेंसेस नहीं लिखना। याद रखें, अगर आपने सब्सटेंस लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, 4th पॉइंट, मिक्सचर जो है वो फिक्स्ड रेशियो बाय मास कंबाइन नहीं होते, मुख्तलिफ रेशियो में कंबाइन रहते हैं, जबकि ये फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन। 5th पॉइंट, जो मिक्सचर है ये 2 किस्म का पॉसिबल है, होमोजेनस, हेटेरोजेनस, और कंपाउंड की 2 किस्में जो है वो आयनिक और कोवेलेंट। 6वां पॉइंट, मिक्सचर का फार्मूला नहीं होता, कंपाउंड जो है उसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, जैसे वाटर आ गया पानी के लिए, टेबल साल्ट NaCl, सैंड के लिए जो है पास आ गया SiO2। 7वां पॉइंट, जो मिक्सचर हमारे पास है इनको आप सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स, और वो फिजिकल मेथड्स भी अगर आप लिखना चाहें तो वो यहाँ पे 1-2 आप मेंशन कर सकते हैं। तो वो कौन सा है? नंबर 1, फिल्ट्रेशन के जरिए आप कर सकते हैं,
जैसे पानी और रेत, अगर सैंड आप इसमें से फिल्टर कर लें। इवेपोरेशन के जरिए आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे वाटर और साल्ट अगर मिक्सअप है, आप इसको गर्म करें, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, नमक जो है पीछे बच जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन आपके पास है। बहुत से तरीके हैं जिनके जरिए आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। जबकि जो कंपाउंड आपके पास हैं, इनको अगर आप अलग करना चाहते हैं तो इनको आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं करेंगे, बल्कि इनको आप केमिकल मेथड से अलग करेंगे। फिजिकल मेथड से जो है वो ये अलग नहीं होगा। ये आपके पास हो गए 7। 8 डिफरेंस देखें, इधर मैंने लिखता हूं मिक्सचर, और इस तरफ जो है वो आपके पास है कंपाउंड। 8 डिफरेंस। मिक्सचर जो होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, कम ज्यादा हो सकते हैं और शार्प भी नहीं होते। जबकि कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और शार्प होते हैं। अब ये शार्प का मतलब शायद आपको ना पता हो कि ये शार्प जो है वो क्या होता है। शार्प का मतलब ये होता है, मसलन जैसे ये हमारे पास सपोज कर लें कि गोल्ड है और गोल्ड में कोई चीज मिक्सअप कर देगी, प्योर गोल्ड नहीं है, इसमें और किस्म के एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो भी मौजूद है। अगर आप इसको मेल्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये सोने के एटम है, ये वाला और ये वाला। अगर ये अलग होते हैं तो ये सेम टेम्परेचर पे अलग हो जाएंगे। ये अलग हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये अलग होते हैं जी 200 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम नेक्स्ट करें, ये भी सोने का एटम अटैच है, तो ये दोनों भी एक दूसरे से 200 पे अलग हो जाएंगे। ये भी 200 पे अलग होंगे, ये भी 200 पे, ये भी 200 पे। लेकिन ये दोनों जो हैं, ये मुख्तलिफ एटम है, इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो 200 पे नहीं अलग होगा। लिहाजा हो सकता है कि ये बॉन्ड जो है ये आपस 205 पे अलग हो। और अगर हम और आगे चलें, ये दो एटम जो आपके पास हैं, हो सकता है कि जो मैंने जरा डार्क किया है ये कोई और एटम हो, तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे अगर आप इनको अलग करना चाहते हैं तो टेम्परेचर और ज्यादा या और कम लगे। हो सकता है कि ये अलग हों 207 पे। अब ऐसा है कि मुख्तलिफ जितनी चीजें मिक्स होंगी, हर जगह पे आपको अलग करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होगा वो डिफरेंट चाहिए होगा। लिहाजा हो सकता है कि आप इसके लिए जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो हो सकता है कि 200 से स्टार्ट हो और 207 पे जाके ये मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपके पास मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रेंज में आ रहा है, जैसे 200 से अब 207 तक आया है, 200 डिग्री सेल्सियस लेके 207 डिग्री सेल्सियस आया, तो रेंज आपके पास है। याद रखें, हम इसे कहेंगे कि ये जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है ये शार्प नहीं है। शार्प का मतलब ये है कि उसमें रेंज नहीं होनी चाहिए। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे वाटर हमारे पास है, आप अक्सर देखते होंगे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। रेंज कभी सुनते ही नहीं होंगे। 0 पे मेल्ट होना शुरू होता है, आप इसको गर्म करते रहेंगे, बस मेल्ट होता रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक ये मुकम्मल तौर पे मेल्ट नहीं हो जाता। शायद मेल्टिंग आपने ना देखी हो, बॉइलिंग तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। फर्स्ट तो ये वाटर है, आप इसे बॉयल करना शुरू कर देते हैं और ये बॉयल होना शुरू हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे इसके वेपर्स बनना शुरू हो गए। आप इसको गर्म, मुसलसल गर्म कर रहे हैं, पानी को थोड़ा सा कम हो गया है, अब इतना पानी रह गया है, कुछ उड़ गया है, लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर वही 100 रहेगा। अगर ये वाटर जो है ये अब फर्ज करें हाफ रह गया है, आप इसको मुसलसल गर्म कर रहे हैं, तो भी इसका बॉइलिंग पॉइंट वही 100 रहेगा। जब ये और उड़ता जाएगा, थोड़ा सा पानी बाकी बच गया तो भी आपका टेम्परेचर 100 ही रहेगा। जब तक ये सारा नहीं उड़ जाता, टेम्परेचर 100 रहेगा, मीन इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है, शार्प है। जबकि जो हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट से फिक्स्ड या शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो नहीं होते। तो ये आपने जरा याद रखना है कि शार्प का क्या मतलब होता है। तो ये हो गया आपका डिफरेंसेस कुछ कंपाउंड में और मिक्सचर में।
नेक्स्ट है वो कुछ हमारे पास टर्म्स है। पहली टर्म आपके पास है एटॉमिक नंबर क्या चीज है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन, जो सही डेफिनेशन है वो ये है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। जो भी आपके पास एटम है, किसी भी एलिमेंट का एटम है, आपने ये देखना है कि उसमें प्रोटॉन की तादाद जो है वो कितनी है। जितनी प्रोटॉन की तादाद है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर है। एक और डेफिनेशन भी बात कर देते हैं, वो ये कि जी इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि प्रोटॉन की तादाद या इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो ये जो दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, ये थोड़ी सी डिफेक्टिव है या इसको आमतौर पर सही तरह नहीं एक्सप्लेन किया जाता। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन के लिहाज से डेफिनेशन करनी है तो कैसे करें। बेहतर डेफिनेशन आपके पास ये, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब फर्स्ट तो हमारे पास एक एटम है, तो ये एटम ले रहता हूँ, इसमें प्रोटॉन जो है वो हमारे पास है 2 और जो न्यूट्रॉन है वो भी हैं 2। आमतौर पे ऐसे होता है कि एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलो सपोज कर लो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 है, तो आप कह सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर जो है, अगर प्रोटॉन के लिहाज से देखा जाए तो प्रोटॉन इसमें क्योंकि 2 हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 2 आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन के लिहाज से देखा जाए तो भी हमारे पास यही बनता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हैं, लिहाजा इसका एटॉमिक नंबर जो है तो ठीक है, सही है। दोनों डेफिनेशन जो है वो अभी सही चल रही है। इस तरह फर्स्ट कहीं एक और एटम हमारे पास है और उस एटम में प्रोटॉन जो है वो हमारे पास 6 हैं और न्यूट्रॉन जो है वो भी हमारे पास 6 हैं, और हो सकता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 6 हो। 2 यहाँ पे और 4 मैं बाहर बना देता हूं। अब इसका एटॉमिक नंबर आप लिखना चाहते हैं अगर, तो एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास 6 है, चाहे वो आप प्रोटॉन के लिहाज से देख लें चाहे वो आप इलेक्ट्रॉन के लिहाज से। अब यह कि प्रोटॉन ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटिटी है। वो इंपॉर्टेंट किस लिहाज से है, किसी भी एलिमेंट की शनाख्त जो है, आइडेंटिटी, वो हम प्रोटॉन नंबर या दूसरे लफ्जों में एटॉमिक नंबर से करते होते हैं। ये कैसे, हर वो एटम जिसमें अगर एक प्रोटॉन आपको नजर आता है तो हम उसे कह देंगे ये हाइड्रोजन है, बस। बाकी जो मर्जी हो सकता, अगर उसमें प्रोटॉन जो है वो आपको 2 नजर आ रहे हैं तो हम उसे कह देंगे ये हीलियम है। अगर आपको प्रोटॉन जो है वो उसमें 6 नजर आ रहे हैं तो हम ये कह देंगे ये कार्बन का एटम है। अगर प्रोटॉन जो है वो उसमें आपको 8 मिल रहे हैं, 8 प्रोटॉन नजर आ रहे हैं, तो हम उसे कह देंगे ये ऑक्सीजन का एटम है। अब फर्ज कर लें, हम एग्जांपल लेते हैं हीलियम, उसमें प्रोटॉन 2 होते हैं, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी उसमें 2 होंगे। अब इसका एटॉमिक नंबर 2 है और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हाइड्रोजन से। अगर ऐसा हो गया है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हम निकाल दें, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट को निकल गया, तो अब ये चेंज हो जाएगा। अब ये बन जाएगा यूं कि इसमें प्रोटॉन तो 2 ही हैं, इलेक्ट्रॉन 1 है। अब ये किसका एटम, तो याद रखिए ये अब भी एटम जो है हीलियम का ही है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन जो है वो आप बस 2 है। जिसमें प्रोटॉन आपको 2 मिलेंगे वो हीलियम का एटम ही होगा। ये हीलियम का एटम था क्योंकि इसमें प्रोटॉन आपको 2 मिले और 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास 2 है, एटॉमिक नंबर जो है वो 2 आ गया। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, अब ये बन गया। अब हम इसको क्या कहें, ये कौन सा एटम है, तो ये एटम भी हीलियम का है। वजह ये कि इसमें प्रोटॉन 2 हैं। अगर प्रोटॉन आपको 2 मिले, जहां भी मिले, जिस एटम में मिले, वो हीलियम का एटम होता है, तो ये हीलियम का एटम है। अब मसला पैदा हो गया कि इसका एटॉमिक नंबर कितना पता है। अगर प्रोटॉन के लिहाज से बताएंगे तो हमें कहना पड़ेगा इसका एटॉमिक नंबर 2 है, और अगर इलेक्ट्रॉन के लिहाज से बताएंगे क्या हम इसे 1 कहेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो यहाँ पे आके जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, जब हमारे पास आयन बनते होते हैं, उस वक्त थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है इलेक्ट्रॉन के लिहाज से डेफिनेशन करने।
तो इसलिए याद रखें, अगर आप एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन करते हैं तो हम इसकी डेफिनेशन ये करते होते हैं कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, या आप यूं कह दें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। अगर वो न्यूट्रल होगा तो फिर ऐसे होगा कि जितने उसमें प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप ये दो में से जो मर्जी डेफिनेशन करना चाहें आप कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। जी निकला है साल से, जिसका मानी है नंबर। सेट में आप लोगों ने कहीं जी पढ़ा होगा, जी सेट, ये वही है साल नंबर। अब इसको हम रिप्रेजेंट जी से करते हैं। अब फर्स्ट तो मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूँ। ये हमारे पास एक एटम है, इसमें प्रोटॉन जो है वो 8 है, न्यूट्रॉन जो है वो सपोज कर ले इसमें 7 है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। बेहतर है कि आप प्रोटॉन के लिहाज से देखें कि कितने इसमें प्रोटॉन है। जितने प्रोटॉन उतना उसका एटॉमिक नंबर। अब जिसमें प्रोटॉन 8 होते हैं हम उसे कहते हैं कि ये ऑक्सीजन का एटम है, तो ये ऑक्सीजन का एटम आ गया। अब एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर जो है वो यहाँ पे लिखा जाता है लोअर कॉर्नर लेफ्ट साइड। लिहाजा अब आप इसको यूं लिखेंगे कि ये ऑक्सीजन है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है जी? 8 है। सही हो गया? तो कोई भी एलिमेंट है उसके यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा। अब आ गया मैस नंबर, और ये नंबर है, तादाद है। इसको एटॉमिक मैस से कंफ्यूज मत कर बैठना। मैस नंबर ये होता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनकी टोटल तादाद कितनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास इनकी टोटल तादाद जो है वो 4 बन गई। तो मैस नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसको हम कहते हैं इसका मैस नंबर है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ जाएं तो अच्छी बात है। एटॉमिक नंबर जो है ये एलिमेंट्स के लिए आप यूज करेंगे। आप यूं कहेंगे कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एलिमेंट, कह सकते हैं, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा। जिसका एटॉमिक नंबर 2 है वो हीलियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो आपके पास हाइड्रोजन है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है वो ऑक्सीजन का एटम है। एटॉमिक नंबर अगर चेंज हो गया तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। मैस नंबर जो आपके पास है ये चेंज हो सकते हैं एलिमेंट के अंदर भी। इसलिए मैस नंबर में आप जो यूज करेंगे टर्म, उसमें आप एटम का लफ्ज इस्तेमाल करें। मैस नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एटम ऑफ एन एटम। जैसे मैं एग्जांपल, अब 2 प्रोटॉन है, 2 ही न्यूट्रॉन है। ऐसा भी पॉसिबल है कि और एटम हमारे पास हो 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो 3 हो गया। अब अगर आपसे पूछे कि ये पहले वाला जो है ये किसका न्यूक्लियस है, तो आप यही कहेंगे ये हीलियम का है। दूसरा किसका है? ये भी हीलियम का है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन 2 है, इसमें भी प्रोटॉन 2। जिसमें प्रोटॉन हमें 2 मिलेंगे वो हीलियम का एटम। ये दोनों ही हीलियम के एटम है। तो हीलियम एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो मखसूस चलेगा, वो चेंज नहीं होगा। मैस नंबर की बात करें आप, इसका मैस नंबर जो है वो 4 है और इसका मैस नंबर जो है वो 5 है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जी हीलियम का मैस नंबर कितना है, हीलियम का मैस नंबर तो 4 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है। तो इसलिए हीलियम का नहीं होता, हीलियम के एटमों का होता है। तो डिफरेंट एटम जो है उन एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटमों का मैस नंबर मुख्तलिफ हो सकता है। इसलिए आपने ख्याल रखना है कि एटॉमिक नंबर जो है ये आपने एलिमेंट के लिए बोलना है, और मैस नंबर जो है ये आप एटम्स के लिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है?
बेहतर है कि आप डेफिनेटली ये करेंगे ये प्रोटॉन की तादाद है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सी से। मास नंबर क्या चीज है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इसलिए अब अगर किसी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम यूं करेंगे कि यहाँ पे उसके एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और यहाँ पे जो है वो मास नंबर लिखा जाता है। देखिए आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे C मेंशन होगा और यहाँ पे A मेंशन। फर्स्ट करें, हमारे पास एक कोई एटम है या न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन जो है वो 4 है और न्यूट्रॉन जो है वो 5 है। अब अगर हम इसको लिखना चाहें कि ये क्या है, कितने हैं, तो हम यूं लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एटम किसका है। चलो मैं यहाँ 6 कर देता हूँ, आपके आसानी के लिए, आपने पढ़ा होगा। 6 जो है ये हमारे पास है कार्बन का एटम। आप लिखेंगे कार्बन। एटॉमिक नंबर इसके कितने? 6। मास नंबर कितना हो गया? 6 + 5 = 11। इस तरह अगर एक और एटम हमारे पास है, उसमें प्रोटॉन जो है वो 8 है और न्यूट्रॉन जो है सपोज कर ले 9 है, ये ऑक्सीजन का एटम है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है जी? 8। मास नंबर कितना हो गया? 8 और 9 को आप प्लस करें, ये हो गया 70। इस तरह अगर किसी जगह पे कोई एलिमेंट लिखा हुआ है और आप मालूम करना चाहें कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बस जैसे ये आ गया। अब इसमें आप देखना चाहें कि प्रोटॉन कितने हैं, तो ये तादाद प्रोटॉन की होती है, तो प्रोटॉन 1 है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल जो है वो कितने बन रहे हैं जी? वो बन रहे हैं 1। टोटल भी 1 है। एक तो हो गया प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो यहां न्यूट्रॉन 0 है। देखिए अगर आप न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करना चाहते हैं तो आप यूं करेंगे कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर जो है उसको आप माइनस करें, और न्यूट्रॉन की तादाद को हम न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट मास नंबर जो है ये तादाद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये दो चीजें होती हैं जो न्यूक्लियस में मौजूद होती हैं। लिहाजा मास नंबर को हम ये भी कह सकते हैं कि ये तादाद है न्यूक्लियस में मौजूद तमाम पार्टिकल्स। इसलिए हम इसी मास नंबर को एक नाम और देते हैं, और वो नाम है न्यूक्लियन नंबर। तो आप इसको न्यूक्लियन नंबर भी कह सकते हैं और आप इसको मास नंबर भी कह सकते हैं। तो हमारे पास 3 टर्म्स होगी। नंबर 1 एटॉमिक नंबर, मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर। और तीसरी जो है वो हमारे पास है न्यूट्रॉन नंबर। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, और न्यूट्रॉन नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। ये आपके पास होती है प्रोटॉन की तादाद, ये होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये तादाद आपके पास होती है सिर्फ न्यूट्रॉन्स की। तो ये 3 नंबर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर और न्यूट्रॉन। कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। फर्स्ट ये हमारे पास एक एटम है, इसमें प्रोटॉन जो है वो आपके पास है 9 और न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास है 10। जिसमें प्रोटॉन 9 होते हैं, चलो ये मैं आपको बताऊं फ्लोरीन। अब इसके यहाँ कितना लिखेंगे और यहाँ कितना लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा प्रोटॉन की तादाद और वो कितनी है 9, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल तादाद और वो कितनी है 19। इसमें एक और एलिमेंट ले लेते हैं, सेवन 8। अब जिसमें प्रोटॉन 7 होते हैं वो नाइट्रोजन का एटम होता है, तो ये नाइट्रोजन। यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद, यहाँ पे दोनों की तादाद, प्रोटॉन की तादाद जो है वो 7 है
दोनों को जमा करें, ऐड करें 15। इस तरह अगर कोई वैसी एलिमेंट लिखा हुआ है, सपोज में यहाँ 15 लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है वो 31 लिखा हुआ है और आपसे पूछा गया बताओ ये इसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, तो आप बता सकते हैं कि ये तादाद तो प्रोटॉन की डेफिनेटली प्रोटॉन जो है वो 15। अब दूसरी चीज इसमें न्यूट्रॉन होती है वो कितने, ये टोटल तादाद है आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन टोटल जो है वो 31 है, ये टोटल जो है 31 है, उसमें 15 जो है वो प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे फिर, न्यूट्रॉन होंगे 16। या आप डायरेक्ट फाइंड कर लें या फिर आप ऐसा करें इस नंबर में से ये टोटल तादाद हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन की 31 है, उसमें प्रोटॉन सिर्फ प्रोटॉन जो है 15 है, तो बाकी न्यूट्रॉन बच जाएंगे, कितने बचेंगे जी 16। एक एग्जांपल और, ये कोई आइटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दोनों तरफ 1 लिखा हुआ। अब बताना चाहिए हम कि इसमें कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे लिखे होते हैं, ये दोनों टोटल लिखे होते हैं। ये प्रोटॉन हमारे पास ये है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो ये, तो सिर्फ प्रोटॉन जो है वो कितने हैं 1, यहां से। न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करें तो हमारे पास आंसर है 1। तो 1 तो हमारे पास प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन यहां पे नहीं है, तो ये सिर्फ प्रोटॉन है, इसलिए हम इसको नाम ही प्रोटॉन देते होते हैं। एक और एग्जांपल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट का कुछ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। चलो आप ये तो फौरन बता देंगे कि इसमें प्रोटॉन जो है वो आपके पास कितने हैं जी 0, तो यहाँ 0 लिखा हुआ है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1, इसका मतलब इसमें एक न्यूट्रॉन है। अब ओवरऑल इसको गौर से देखो तो ये इसमें तो है ही सिर्फ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो है ही नहीं, इसलिए याद रखें न्यूट्रॉन जो है ये। अब आपको ये ज़बानी पता होना चाहिए कि किसी जगह पे अगर आपसे कहा जाए चलो जी प्रोटॉन लिखो, तो आपने यूं लिखना होगा, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन टोटल कितने हो गए 1, तो ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट करो, आपने n लिख लेना, उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, नहीं होते तो आपने यहाँ 0 लिख लेना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल कितनी है, प्रोटॉन तो होता नहीं, एक न्यूट्रॉन होता है, तो यहाँ आपने 1 लिखना है, तो ये न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया गया। सही हो गया। तो ये आज जो हमने डिस्कस किया है वो डिस्कस किया नंबर 1 मिक्सचर क्या है, सेकंड डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, और थर्ड हमने कुछ डेफिनेशंस किए हैं। कौन कौन से डेफिनेशन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड न्यूट्रॉन। आज हमने इतना डिस्कस किया। अब इसमें से अगर कहीं भी आपको देखो ये आपका प्लेटफॉर्म है, आपके लिए काम हो, आपको नहीं आता तो आपने पूछना है, जहां भी प्रॉब्लम आती है